हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, A1 शर्मा क्लासेस का निरंतर यह प्रयास रहा है कि उसके साथ जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता से प्राप्त करें, और इसी आशा के साथ वो आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस जो बायो से रिलेटेड हैं वो लेके आ रहा है, ताकि आप उससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर आने वाले कंपटीशंस के अंदर आप जहां बैठते हो वहां पर आप अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता के साथ हासिल कर सको। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी गलती ना कीजिए। तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली इम्पोर्टेंट बायो की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो अपना मुख्य टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन या कायिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार विभिन्न एग्जाम्पलों की सहायता से, चाहे वो वनस्पति जगत हो चाहे वो प्राणी जगत हो, और कायिक जनन या अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, इस सभी बातों का आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और आने वाले कंपटीशनों के अंदर भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस के ऊपर आधारित कई बड़े क्वेश्चंस जो रिटन वर्क के अंदर होते हैं वो मिडिल क्लासों के अंदर अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम चलते हैं आज के अपने इस मुख्य टॉपिक अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ऐसा जनन जिसमें केवल एकल कोशिका जनन में भाग लेती है, चाहे वो मातृ कोशिका हो चाहे वो पितृ कोशिका हो, परंतु यह आवश्यक नहीं होता कि इस प्रकार के जनन के अंदर जनन कोशिकाएं उपस्थित हो। कायिक कोशिकाओं से भी इस प्रकार का जनन संभव हो सकता है। तो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन जिसमें मातृ कोशिका या पितृ कोशिका दोनों में से कोई एकल कोशिका जनन में भाग लेती है, इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। और इसके साथ जरूरी नहीं कि ये कोशिकाएं ही इस जनन में भाग लें, क्योंकि ये जनन कोशिकाएं होती है, परंतु इस प्रकार का अलैंगिक जनन कायिक कोशिकाओं से भी संभव होता है। तो एक इस ऐसा जनन जिसके अंदर कायिक कोशिकाएं या मातृ या पितृ कोशिकाओं में से कोई एकल कोशिका जनन में भाग लेती है और अपने ही सदस्य संतति को उत्पन्न करती है, इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन को अनिषेक जनन भी कहा जाता है। अनिषेक जनन क्यों कहा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है।
और बिना निषेचन के ही ये जनन होता है और संतति का निर्माण होता है, इसलिए इसे अनिषेक जनन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल में पक्षी के अंदर जैसे टर्की, रोटीफर्स, मधुमक्खी, ये एग्जाम्पल भी अलैंगिक जनन या अनिषेक जनन के हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अनिषेक जनन या अलैंगिक जनन की क्या विशेषता होती है। तो अलैंगिक जनन या अनिषेक जनन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो गुण मात्र कोशिका या पितृ कोशिका में उपस्थित थे वही गुण संतति के अंदर समा जाते हैं और वही गुण संतति के अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जनन के अंदर निषेचन नहीं होता और इसी के कारण इसमें केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है और इसी समसूत्री विभाजन के द्वारा केवल गुणसूत्र अपनी समान मात्रा के अंदर संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। तो यह इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर जो आनुवंशिक गुण है वो आनुवंशिक गुणों की समानता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अलैंगिक जनन के अंदर अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं इसके, जिसमें पहला प्रकार होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक अलैंगिक जनन या कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम या अलैंगिक या कायिक जनन। प्राकृतिक जनन के अंदर हम विस्तार से देखते हैं। प्राकृतिक जनन के अंदर बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है खंडन, दूसरा आता है विखंडन, तीसरा आता है विखंडन, चौथा आता है बहुखंडन, पांचवा आता है इसमें पुनरुद्भवन, छठा आता है इसमें बीजाणु जनन। इन 6 प्रकार के अलैंगिक जनन को हम विस्तार से एग्जाम्पल की सहायता से अलग अलग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन की विधियों के अंदर हम सबसे पहले खंडन पर डिस्कस करते हैं। खंडन क्या होता है? अलैंगिक जनन की विधि के अंदर खंडन प्रक्रिया, खंडन की जो प्रक्रिया है वो वास्तविकता के अंदर प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि के अंदर यह प्रक्रिया पाई जाती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया में एक पादप या जीव जो एकल कोशिका होती है, चाहे वो जनन कोशिका हो चाहे वो कायिक कोशिका हो, इस एकल कोशिका से परिपूर्ण
परिपक्व होने पर ये एकल कोशिका अनेक भागों के अंदर बट जाती है और ये प्रत्येक अनेक भाग एक स्वतंत्र संतति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये खंडन की प्रक्रिया के मुख्य रूप से अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर समुद्री जीव और समुद्री पादप दोनों ही आते हैं। समुद्री पादप के अंदर स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा नामक एक तंतु धागे नुमा संरचना युक्त शैवाल होता है और इस शैवाल के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये एक धागे नुमा संरचना है जिसके अंदर प्रत्येक खंड पाए जाते हैं और इन खंड के अंदर एक एक नाभिक होता है और ये स्पाइरोगायरा परिपक्व होने के बाद अलग अलग खंडों के अंदर विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र संतति कोशिका का निर्माण करता है। इस प्रकार एक स्पाइरोगायरा से अनेक संतति कोशिकाएं विकसित हो जाती है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन खंडन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार समुद्री जीव के अंदर जिसका नाम है एनीमोन, एनीमोन एक समुद्री जीव है। यह एक बहुकोशिकीय जीव है और इस बहुकोशिकीय जीव के अंदर भी खंडन की प्रक्रिया के द्वारा ही अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन के अंदर खंडन की जो प्रक्रिया है या खंडन को दो भागों में बांटा गया है या खंडन दो प्रकार से होता है, एक तो द्विखंडन, एक बहुखंडन। द्विखंडन के अंदर इसका एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया आदि बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर द्विखंडन को अमीबा की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अमीबा एकल कोशिकीय जीव होता है और ये हमेशा अमर रहता है। तो इस एकल कोशिकीय जीव के अंदर द्विखंडन किस प्रकार होता है वो यहाँ हम देखते हैं कि अमीबा जब द्विखंडित होता है तो अपनी भुजा को, शरीर को संकुचित कर लेता है और नाभिक इसका दो खंडों के अंदर विभक्त होता है और विभक्त होके ये धीरे धीरे दो स्वतंत्र संतति कोशिका का निर्माण करता है। यह जो प्रक्रम है वो द्विखंडन प्रक्रम कहलाता है, अर्थात एकल कोशिकीय जीव से दो अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण या द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा दो अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण होना द्विखंडन कहलाता है। फिर खंडन के अंदर दूसरा जो भाग आता है वो बहुखंडन आता है। बहुखंडन का सबसे बेहतरीन उदाहरण प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मोडियम अपने चारों ओर एक पुटी का निर्माण करता है और उस पुटी के अंदर नाभिक होता है। वो नाभिक धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है और बहुत से संतति नाभिक बन जाते हैं और धीरे धीरे ये परिपक्व होकर अलग अलग संतति कोशिकाएं बना लेते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये पुटी प्रस्फुटित हो जाती है और प्रस्फुटित होने के बाद
ये संतति कोशिकाएं वातावरण में फैल जाती है। इस प्रकार एकल कोशिका से बहुखंडन की प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन की प्रक्रिया को समझाया गया है। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि हम लेते हैं मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है बर्ड। बर्ड का अर्थ ये हुआ अंकुरण या अंकुर। जैसे मान लो कोई एक पादप है और पादप के ऊपर या जीव के ऊपर छोटा सा ये अंकुरण हो गया और ये इस मात्र कोशिका या पितृ कोशिका के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि करता है। वृद्धि करता हुआ ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में आने पर ये यहाँ से विखंडित हो जाता है और विखंडित होकर दो स्वतंत्र कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये मुकुलन कहलाता है। मुकुलन के अंदर एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हाइड्रा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइड्रा के साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल इसका ईस्ट भी माना जाता है। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के अंदर एक पादप पर एक बॉलनुमा संरचना बनती है। मान लो ये पादप है, ये बॉलनुमा संरचना बन गई और इसके अंदर अनेक पित्र या मात्र नाभिक से अनेक छोटे छोटे नाभिकों में ये विभक्त हो गई और विभक्त होकर यहाँ अनेकों बीज का निर्माण कर लेते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये बल्ब प्रस्फुटित हो जाता है और प्रस्फुटित होकर वातावरण के अंदर जल, जमीन और वायु में फैल जाते हैं। इस प्रकार एक से अनेक बीजाणु बनकर ये अपना जनन पूर्ण करते हैं। इसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन का बेस्ट एग्जाम्पल राइजोपस माना जाता है। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि पुनर्जनन। जो कि पादपों के अंदर और जीवों के अंदर दोनों में ही पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर हाइड्रा या प्लानेरिया दोनों इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन के अंदर किसी भी जीव का शरीर जहां से कट जाता है वहां पर कोशिकाओं का एक गुच्छ बन जाता है, क्योंकि वहां पर तेजी से कोशिकाएं वृद्धि करके एक गोलक बना लेती है और गोलक के अंदर उपस्थित कोशिकाएं बाद में अपने अंग और शरीर निर्माण के अंदर अपने यथास्थान पर पहुंच जाती है और पहुंचकर
ये जीव मात्र या पितृ जीव के सदस्य संरचना या संतति बन जाती है। तो इस प्रकार का जो जीवों में जनन होता है वो पुनर्जनन कहलाता है। इसका अपने घरों के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल छिपकली जो है वो उसकी पूंछ कट जाने पर वो भी पुनर्जनन करती है और पूंछ का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो भी खंडों में विभक्त होती है और खंडों में विभक्त होकर जहां से ये कटती है वहां गोलक बन जाता है और गोलक बनने के बाद तेजी से ये कोशिकाएं वृद्धि कर अपने यथास्थान पर पहुंचकर शरीर अंग का निर्माण करती है और ये पुनः अपनी पूंछ को यथासंभव स्थिति में बना लेती है। तो यह भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है